दिव्य सच में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगस्त में 1962 में मेरा जन्म हुआ था। रुद्रपुर एक जगह है, ऊधम सिंह नगर जो नया जिला है, वहीं से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव है, प्रतापपुर नाम है उस गांव का। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरी रुचियां बहुत सारी हैं। मैं शुरू में जासूसी उपन्यास पढ़ता था, मुझे बहुत मजा आता था कि जीवन एक प्रयोगशाला है। तो मैं स्वाभाविक रूप से गया, स्टूडियो में खड़ा हो गया। पहली बार मैं माइक के सामने इस तरह से स्टूडियो में जाके बोल रहा था। मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है पंजाब में हुई। तो वहां एक नई पारी की शुरुआत हुई। एक नियमित तौर पर मैं आकाशवाणी का हिस्सा बना। मैं जब जालंधर स्टेशन पे उतरा तो वहां भी परिस्थितियां बहुत ही देख के थोड़ी भयावह सी लगती थी। लेकिन वहां से फिर मैं रेडियो स्टेशन गया। लेकिन जिससे भी मिला, जैसे भी मिला, वो इतने प्यार से, इतने हेल्पफुल ढंग से, इतने सपोर्टिंग ढंग से मेरी मदद की, मुझे गाइड किया। मुझे वो सुनते थे तो कंट्रोल में फोन करके कहते थे कि प्लीज ज्ञानेंद्र जी प्रोग्राम करके निकलेंगे ना, तो उनसे कहिएगा कंट्रोल में आ जाए, हमें मैं दोबारा फोन करूंगा या करूंगी। इससे मैं अड़ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत भयानक दर्दनाक हादसा था वो। प्रधानमंत्री के मैंने बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब चाहे राष्ट्रपति के हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए। मोदी जी के आने के बाद कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों को संचालन करने का मौका मिला ना चाहिए। जो हासिल किया आपने, देखिए आपने समाज से ही हासिल किया है, तो समाज को लौटाना तो जरूरी है ना। जय तो भारतम। तो ज्ञानेंद्र जी का हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत आभार आपका। सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं, और अब वो प्रश्न वाजिब भी नहीं बनता। आपने खुद बता दिया कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं उसके लिए आप तैयार हैं। देखिए हम ना एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, जॉब में है। लेकिन हम कहीं भी हो, किसी भी जगह जॉब में हो, किसी भी पोजीशन में हो, मुझे लगता है कि आपको, अगर आप उस सीट पर बैठकर, उस सीट की जो दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ आप वहां से भी सेवा कर सकते हैं। आप किसी कार्यालय में हैं, किसी सरकारी कार्यालय में काम करना तो बहुत बड़ी सेवा है। वाकई वो सर्विस है। और उस सर्विस में आप अपने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और प्रेम के साथ, अगर अपने जो भी आपके पास पब्लिक आती है, आप उसको डील करते हैं, उसको समझाते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कहीं और एनजीओ में जाके सेवा करने की जरूरत है। आप जिस गद्दी पे, जिस सीट पर, जिस पोजीशन में है, वहां रह के आप सेवा करिए। भाई वहां किसी ने रोका नहीं, बल्कि आपको अवसर दिया है। मैंने एज ए ब्रॉडकास्टर, मैं इस चीज को मैंने महसूस किया कि हम एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर, हमारे जो लिसनर्स हैं या जो हमसे जुड़ना चाहता है और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए क्या होता है कि या तो वो, उसको मैं अच्छा लगता हूं या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है इसलिए वो जुड़ता है, या उसको मेरे से कुछ अपेक्षा होती है इसलिए वो मेरे से जुड़ता है। तो मैं, अच्छा लगता है जिसको, वो तो अच्छी बात है, उसमें तो मेरी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं बनती कि मैं उसके लिए क्या करूं। लेकिन जो मेरे से अपेक्षा करके मेरे से जुड़ता है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको हेल्प करूं, गाइड करूं, मोटिवेट करूं। उसके ऐसे बहुत सारे केसेस लाइफ में रहे हैं कि रेडियो में, कि कोई फोन करके बात करके कुछ जानना चाहता है, कोई गाइडेंस चाहता है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, कोई डिप्रेशन में है, इस तरह के, उसमें युवा भी हैं, उसमें बड़े भी हैं। वो बात करके चाहते हैं कि आप कुछ हमें गाइड करो, आप कोई रास्ता बताओ हमें। तो ऐसे लोगों को अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये सेवा ही है ना, समाज के प्रति आपका दायित्व है। लेकिन कई बार मैंने देखा, ज्यादातर मामलों में होता है कि भाई आप कटते हैं, दूर रहते हैं, पब्लिक से अपनी दूरी बना के रखते हैं, या अच्छे से उनको हैंडल नहीं करते। तो मुझे लगता है उस स्थिति में आप किसी धर्म मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। पूजा तो सबसे बड़ी तो यही है कि आप जनता की सेवा करें। मन संचालन में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका, बहुत बड़ा कार्य है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने, और वो भी बड़े लंबे समय तक, 20 वर्षों से अधिक लगभग आपको हो चुके हैं। तो कुछ अनुभव भी रहे होंगे और बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मतलब शेयर करने के लायक। देखिए, एक साल में ही इतने अनुभव हो जाते तो 20 साल तो बहुत लंबा समय है। दरअसल जो मैंने बार बार बीच में कई बार ये बात का जिक्र किया कि मैं रेडियो के हर फॉर्मेट में अपने को आजमाना चाहता था, प्रूव करना चाहता था। उसमें एक रेडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फॉर्मेट है लाइव कमेंट्री का। और
ये भी इत्तेफाक से ही इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, लेकिन हुई और मैंने उसमें मेहनत की और प्रूव किया अपने आप को। लेकिन जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं देखिए देश में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की या राज्य स्तर के आयोजनों की, उसमें जो गरिमा है वो, भले हर साल वो कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों की गरिमा जो है वो अतुलनीय है, अतुल्य है। इसीलिए हर साल ये कार्यक्रम होता है, लगभग चीजें तय होती हैं कि ऐसे होना है, लेकिन हर बार एक नई चुनौती रहती है, हर बार एक नए ढंग से चीजों को आपको करने की कोशिश होती है। और जब एक कमेंटेटर के तौर पर आपको मैं बताऊं दिनेश जी, जब चीजें सामने हर साल लगभग वैसी ही चीजें घट रही होती हैं, मतलब एक्टिविटी, एक्शन जो है लगभग सेम होता है, सिर्फ नाम बदलते हैं, तो आपके साथ सामने और भी बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि आप नया क्या करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको सामने रखता हूं, जैसे अब तो वॉर मेमोरियल जो युद्ध स्मारक है वहां कार्यक्रम होता है, पहले प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद राजपथ पर जाते हैं। कुछ साल पहले तक वो आयोजन जो श्रद्धांजलि का होता था, प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर आते थे और वहां से जी श्रद्धांजलि देने के बाद फिर वो जाते थे राजपथ पर सैल्यूटिंग बेस पर, जहां राष्ट्रपति और गेस्ट आते हैं। अब ये देखिए कि जो इंडिया गेट का कार्यक्रम, अच्छा मैं पिछले कई सालों से वो कर रहा हूं, और वो उस कार्यक्रम की बड़ी पिक्यूलियर एक बात क्या है कि मैं जो वहां बोलता हूं वो रेडियो पर भी जाता है, और वो जितना राजपथ पे लोग बैठे हुए हैं दूर तक, पूरे राजपथ पर पीए सिस्टम के जरिए वही बात वहां भी सब जगह जाती है। तो आपको कमेंट्री में इस तरह का ढंग अपनाना पड़ता है कि किसी को, जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब रेडियो पे मैं ये तो कह नहीं सकता कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है वहां वो हो रहा है, क्योंकि रेडियो वाला तो नहीं देख सकता, श्रोता जो है। तो रेडियो पे जा रहा है, वो रेडियो वाला सोचे कि हमारे लिए हो रहा है, और पीए सिस्टम पे जो जा रहा है वो सोचे कि हमारे लिए हो रहा है। तो ये जी एक बैलेंस करके बड़ा ट्रिकी है, ये बहुत ट्रिकी काम है, ये करके चलना पड़ता है, क्योंकि जो मेन बेस से जो कमेंट्री होती है उनके साथ भी सिंक्रोनाइज करना होता है, टाइमिंग का बड़ा मसला होता है। दूसरी बात क्या है कि हर वर्ष तो यही होता है ना कि प्रधानमंत्री अपने वाहन में सवार होकर आते हैं, उसके पहले वहां डिफेंस सेक्रेटरी, तीनों चीफ मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, वेलकम होता है, वो जाते हैं वहां, वो श्रद्धांजलि जो पुष्प चक्र रखते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, मौन होता है, जो बिगुल बजते हैं, जो मतलब राउस की धुन और ये लास्ट पोस्ट की धुन, ये सब होके उसके बाद वापस चले जाते हैं। सेम एक्शन होता है, कोई फर्क नहीं है, वो तय है चीजें की वैसी होनी है, सिर्फ नाम बदलते हैं उसमें, डिटेल्स जो फैक्ट्स होते हैं। जी जी अब ये चैलेंज होता है कि आपने पिछली बार भी यही बोला, इस बार भी आप वही चीज बोल रहे हो, मतलब नाम के अलावा बाकी अगर आप नहीं बदलते हैं तो सुनने वाला जो रेडियो पे सुन रहा है या पीए सिस्टम पे सुन रहा है, तो वो तो सोचेगा यार इन्होंने पिछली बार भी यही बात कही थी, इस बार भी यही बात, इनके पास कोई नई बात नहीं है। तो वो उस स्थिति में आपको जो आपके पास चीजें कहने की है ना, आप कभी उस पर शैली में परिवर्तन करते हैं, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीजों को रीडिजाइन करते हैं अलग अलग ढंग से, ताकि नयापन रहना चाहिए उसमें सुनने वाले के लिए हर साल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब चैलेंजिंग है, मुझे लगता है वो करता रहा हूं। उसके बाद फ्लाई पास्ट एक बहुत चैलेंजिंग कमेंट्री होती है, क्योंकि बाहर निकलकर पब्लिक के बीच में खड़े होकर बहुत नीचे से फ्लाई पास्ट होता है, इतने तेजी से विमान सारे फाइटर्स निकलते हैं, तो उसमें उस एक्साइटमेंट को बनाए रखते हुए उसकी कमेंट्री करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो ये दो दो बिंदु हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, बाकी बीच में तो डिस्क्रिप्शन होता है कि ये झांकी जा रही, वो झांकी जा रही, ऐसे जा रहा, वैसे जा रहा। इसी तरह जी स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री जो होती है वो मैं जो लाहौरी गेट पर जब प्रधानमंत्री आते हैं, अपने वाहन से उतरते हैं, तो उनको सलामी दी जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि वो थोड़े मुश्किल जो स्पॉट होते हैं ना, बहुत सालों से वो फिक्स ही हो गया कि ये जैनेन्द्र सिंह ही करेंगे इसको क्योंकि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तो ये इंटरेस्ट होता है कि अच्छे से होना है, कोई रिस्क नहीं हो, कोई गड़बड़ ना हो, तो इसलिए उनको भरोसा है, तो इसलिए हर बार वो नाम फिक्स है मेरा कि इस स्पॉट पे तो यही करेंगे। तो वहां जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उस स्पॉट पे मैं करता हूँ, लाहौरी गेट के ठीक ऊपर ओपन में वो जगह होती है। अब आप ये देखिए कि ओपन में जगह है, वहां काफी कैमरामैन, वीडियोग्राफर्स सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास कितना भी आप रोक लेना, घेरा बना लें, एंड में आते आते सब एकदम घुस जाते हैं, फिर वो आवाजें निकालते हैं, बोलते हैं, कई बार कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात भी बोल देते हैं, डर लगता है कि वो चीजें न चली जाएं। कई बार ऐसा हुआ कि आपके पास पेपर है, डिटेल लिखी हुई है, और बारिश इतनी तेज होती है कि पेपर गल के हाथ से आपके गिर गया सारा, एकदम इतना खराब हो गया, तेज हवा चली, बारिश हुई, आप भीग रहे हैं उसी में और कमेंट्री कर रहे हैं आप लाइव। तो ये सब चैलेंजेस हैं, उन चीजों के प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, लेकिन जी
मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। इतना आनंद आता है उस काम में, किसी भी क्रिएटिव काम में, कि आपको ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, है ना? और चैलेंजिंग तो है ये, देखिए वहां क्या होता है कि एक-एक स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजपथ पे जो कमेंट्री मैं इंडिया गेट से या अब वार मेमोरियल से करता हूँ, वो रेडियो के लिए कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी लोग हैं, राजपथ पे सब लोग देख रहे हैं चीज़ों को। तो वहाँ एक-एक चीज़ बहुत सटीक ढंग से होनी चाहिए। जब जो चीज़ हो रही है, उसी टाइम वो चीज़ बोली जा रही हो, ताकि अगर प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं तो उनको ये तो ना लगे ना कि यार अब काम तो ये हो रहा है, बोल कुछ और रहा है कोई और चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अनुभव से करते-करते वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि हर बार नया एक चैलेंज होता है। हर बार इसको एक नए चैलेंज की तरह ही हम रिहर्सल करते हैं। मैं डेली जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो वो तो ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए मुझे लगता है, कभी भी नहीं, जी, है ना? जी। जैनेंद्र जी, बहुत सही आपने बताया, और इसी तरह से एक चैलेंजिंग एक दो काम और हैं। चाहता हूँ उनके बारे में भी बात की जाए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लाहौर गए थे, तो जी, कुछ जी। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करें। देखिए मैं थोड़ा-सा इसमें संशोधन ज़रूर कर दूँ, क्योंकि वाजपेयी जी तो लाहौर तक गए थे, लेकिन हम लोग इंडियन बॉर्डर पर ही थे और चूँकि वो पहले वहाँ आए, अमृतसर आए, फिर वहाँ जहाँ से उनको आगे जाना था, तो राजा सासी एयरपोर्ट पे उतरे वो, और वहाँ से फिर बस में बैठ के पूरी टीम, उसमें तमाम अलग-अलग फ़ील्ड के बहुत सारी डिग्निटरीज़ थी। वो चीज़ वहाँ से उनको जाना था, तो वो कमेंट्री थी, लेकिन उसके पहले की एक कमेंट्री बड़ी 1-2 इम्पोर्टेंट थी, मैं आपको बताऊँ, जब जहाँ से कमेंट्री का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि कमेंट्री के लिए भी हमारे यहाँ ऑडिशन देना पड़ता है, पैनल बनता है और जी, वो अप्रूवल होती है, उसके बाद आपका नाम उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन हुआ क्या था कि 300 साल खालसा पंथ के हुए थे, तो बल्कि उसके भी पहले एक आनंदपुर साहिब में निशाने खालसा का स्थापना होनी थी। निशाने खालसा के स्थापना के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अडवाणी साहब उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो आने वाले थे और बादल साहब मुख्यमंत्री थे, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत मतलब बृहद स्तर पे। आनंदपुर साहिब में था, चूंकि तो वहां तो लाखों लोग वैसे ही आते हैं, श्रद्धालु भीड़ होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उस लेकिन हालात उन दिनों में ऐसे थे, बहुत अच्छे नहीं थे, तो इसलिए और कुछ ऐसे जो देखिए देश विरोधी ताकतें हैं, या जो ऐसे फोर्सेस थी जो मतलब देश विरोधी कामों में रत थी, वो ऐसी चीजों को खिलाफत भी करते हैं, थ्रेट्स भी उनकी तरफ से रहती हैं। तो बहुत सारे जो लोग उस समय बड़े नाम थे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़े नाम थे कमेंट्री में, जो कि वहीं से बेसिकली मतलब सिख समुदाय से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस वजह से कि कहीं उनके ऊपर आक्षेप आए या डर आए, थ्रेट कोई हो। तो ऐसे लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली कोई कुछ नहीं मिला, बड़ी परेशानी थी, तो दिल्ली से डायरेक्टरेट ने, हमारे डायरेक्टर हैं डीपी मलिक साहब, तब हुआ करते थे चंडीगढ़ में, अब रिटायर होने के बाद जी, रोहतक में ही है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो उनसे बात की, क्योंकि वही स्थानीय स्तर पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक लड़का है, उसने पहले कभी कमेंट्री की नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कर लेगा, ट्रस्ट की बात है। तो डायरेक्टरेट ने, भाई उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दीजिए, उसी से करवा लेते हैं। भेजा मुझे, और एक मैडम थी जो गुरुद्वारे में आनंदपुर साहिब में पहले कमेंट्री करके फिर वहां आके अंग्रेजी में मेरे साथ ज्वाइन करना था उन्हें, तो हिंदी और अंग्रेजी में हम दोनों करने थे, हमें करना था। अब वहां वैली में जहाँ निशाने खालसा की स्थापना हुई थी, वहां बहुत ऊंचा मचान, उस पे मुझे बिठा दिया गया और कोई नहीं था, सभी इंजीनियर सब लोग नीचे, सिर्फ 2 माइक ऊपर नीचे, और कोई बैठने की जगह नहीं, आप नीचे फर्श पे मतलब बैठे हैं, और इतनी तेज हवा चल रही थी, तो मैंने पैरों से किसी चीज से, किसी से अपने सारे पेपर ऊपर दबा के तार वार से कि उड़े ना, वो अपना बैठ गया मैं और करने लगा। और मैडम को जो आना था मेरे पास, वो इतनी भीड़ हुई थी, जब वहां का फंक्शन खत्म हुआ तो इतना रश था कि वो पहुंच नहीं पाए वहां, और अकेले वो जो वहां की कमेंट्री थी वो मैंने अकेले पूरी की पूरी की। मेरे मुझे असल में क्या होता है कि मैं ना बस उस काम में रहता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि अरे क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगी, बस कर लग जाता हूँ, करने लग जाता हूँ। वो हो गई कमेंट्री। तो बाद में जब मैं आया नीचे उतर के, तो लोगों ने कहा यार बहुत यार मैनेज कर लिया आपने, ये तो कमाल हो गया, वो तो मैडम तो आ नहीं पाई, पहुंच ही नहीं पाई, इतनी भीड़ हो गई थी, रास्ते बिल्कुल वो हो गए थे, और इतना मुश्किल था, ऊपर जो भी था, ऑफिस अपना चंडीगढ़ गया, वहां भी डायरेक्टरेट में चूंकि बहुत अप्रिशिएट किया,
तो इसके बाद ही लाहौर यात्रा का कार्यक्रम बना था अटल जी का। जी। तो उसके बाद फिर वो मुझे वहां उन्होंने भेजा, और उस एयरपोर्ट पर जब वहां वो आते हैं और वहां से बस में सवार होकर फिर वो आगे जाते हैं, तो उस मोमेंट पे वो मैं वहां से कमेंट्री की थी। तो वो एक बहुत कुछ उसमें ऐसा कुछ बहुत कह लें कोई यूनिक कोई बात ऐसी नहीं थी, जो क्योंकि मैं लाहौर तो नहीं गया था, मैं इसी तरफ में रहते हुए किया था। लेकिन उसके बाद एक दो और कमेंट्रीज की, फिर धीरे धीरे फिर अपने आप ही मुझे 26 जनवरी के लिए बुला लिया गया, उसके बाद अपने आप 15 अगस्त के लिए बुला लिया गया। फिर तो वो सिलसिला मतलब लगातार चलता रहा, और देश में मैं चंडीगढ़ में था, माउंट आबू था, लखनऊ था, दिल्ली में हूं अब, लेकिन मैं कहीं भी रहा मुझे कमेंट्री के लिए देश भर से बुलाते ही रहे और देश भर में भेजते ही रहे। तो वो भी बहुत बड़ी संख्या है, मे भी 1000 से ऊपर ही होगी कमेंट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने की है। जी। तो जैनेंद्र जी, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, कोई ऐसा पल जैसा भी आपने एक बार जिक्र किया, कोई और ऐसी घटना आपको याद आ रही हो कि दिनेश वहां से करना भी बड़ा मुश्किल था पर हो गया? जी, देखिए, लाइव कमेंट्री में ना आप चीजों को पहले से तो समझ नहीं सकते। कुछ चीजें होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, पता होता है कि ये चीजें ऐसी होनी है। मान लीजिए 26 जनवरी की कमेंट्री है, अब उसमें इतने दिनों की रिहर्सल चल रही होती है, जो कंटिजेंट्स हैं, जो झांकियां हैं, मतलब आप 1 महीने 1.5 महीने पहले से सब शुरू हो जाता है, जो मार्च पास्ट की टुकड़ियां होती हैं। लेकिन वैसी जगह भी देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज एक बार था जो मैंने फेस किया, और ईश्वर ने बचाया, कि इंडिया गेट पे वो कमेंट्री थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर तब। एक साल इतनी ज्यादा धुंध थी, इतनी ज्यादा थी कि बूथ के बाहर कुछ नजर नहीं आता था। हमारा बूथ इंडिया गेट पर बहुत प्राइम लोकेशन पे है, हाइट पर है, और वहां से सब कुछ दिखता है, प्राइम मिनिस्टर जो भी एक्शन करते हैं सब दिखता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन उस बार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आपको, मतलब ये समझ लीजिए कि 10 फीट के बाद आपको कुछ पता ही नहीं था कि कुछ हो भी रहा है। लेकिन सिर्फ ये था कि चूंकि हर चीज वहां एक एक सेकंड के हिसाब से तय होती है कि ऐसा होना है, सिर्फ जो गाड़ी बगल से निकलती थी उसकी आवाज या सायरन की आवाज, तो मैं समझ जाता था कि अब ये डिफेंस मिनिस्टर आए होंगे, चीफ आए होंगे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लास्ट में उन्हीं को आना होता है, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं। तो वहां टाइमिंग सारी बहुत कैलकुलेट की होती है, इतने मिनट इतने सेकंड पर ये, इतने बज के इतने सेकंड पर ये, ऐसा करके सारा। लेकिन दिख नहीं रहा कुछ। अब उसमें क्या होता है कि पता नहीं कोई आगे पीछे भी हो सकता है ना, क्योंकि मौसम अगर अच्छा नहीं है तो किसी के कोई आधे मिनट की देरी भी हो सकती है, या कोई जल्दी भी आ सकता है। मैंने वो कमेंट्री बिना देखे की दिनेश जी। जी। लेकिन मतलब मैं बिल्कुल, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उतरे, उनको उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद वो रित जो पुष्प चक्र लेकर आगे बढ़े, सारा सारा एक्शन हुआ। उसके बाद वो श्रद्धांजलि के बाद जब राउस की धुन बजती है, उसके बाद सलामी होती है, और फिर एक वो टेबल चेयर रखी होती है जहां विजिटर्स बुक होता है, वहां आके वो अपने उद्गार लिखते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब कमेंट लिखने में कोई आधे मिनट में भी लिख सकता है, कोई 1.5 मिनट में लिख सकता है, कोई 4 मिनट में लिख सकता है। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि ये सब मैंने बिना देखे कमेंट्री की, अंदाजे से की, अंदाजे से। लेकिन ये और थोड़ा शब्दों का गोलमाल भी, क्योंकि जब आप सीधे सीधे आप ये बताने की बजाय कि आप प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक में अपने उद्गार लिख रहे हैं, कि इसको आप थोड़ा सा घुमा फिरा के इस बात को कह दें, तो आप सेफ भी रहते हैं, है ना? जी। कि मतलब अब ये समय है जब वो उद्गार जो प्रधानमंत्री महोदय यहाँ अंकित कर रहे हैं या करेंगे, वो देश को प्रेरित करता है, आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित करता है, ऐसा वैसा करता है, इस तरह से करके। और जब वो मूवमेंट उनकी शुरू हुई, तो हल्की सी उनके पगड़ी का हल्का सा नीला रंग कहीं हल्की सी झलक दिखी, तो लगा कि नहीं, अब वो करके उठ के आ गए। तो आप इस तरह अंदाजे से सारी की सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, पर ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छा मैनेज होता है। लोग हैरान थे, कि परेशान थे पहले कि कैसे होगा, फिर हैरान हुए कि कैसे हुआ, लेकिन हुआ। और मैं मानता हूं कि जी। ईश्वर की कृपा से हुआ। अ, बहुत बढ़िया बातचीत रही। अब दो विशेष बातें जी आपसे मेरी रहेंगी। जी तो जी। जो लोग आपसे सीखते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनके मन में पहले दिन से होगा कि मतलब बाद में जैनेंद्र जी जो इस फील्ड में आने वाले लोग हैं, हम्म। मंच संचालन करने वाले, एंकरिंग करने वाले या कमेंट्री करने वाले हैं, उनके लिए क्या विशेष बातें आप बताना चाहेंगे?
देखिए, एक तो ये है कि सभी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है दिनेश जी, लेकिन एक विधा की आपकी जो काबिलियत है वो दूसरी जगह काम आती है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है इन सब में, वो आपकी आवाज, आपकी भाषा, आपकी समझ। तीन चीजें, समझ या विवेक जो भी आप उसको कहें, ये तीन चीजें कहीं भी आपके इस प्रोफेशन में, आप चाहे वो प्रेजेंटेशन होस्ट कर रहे हो, प्रोग्राम एंकरिंग कर रहे हो रेडियो पर, लाइव एफएम पे, या आप कमेंट्री कर रहे हो, या आप मंच संचालन कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आप मंच संचालन में आप चूंकि विजुअली दिख रहे हैं, तो आपका चलने फिरने का ढंग, आपके हाथों की मूवमेंट, आपका हाव भाव, आपके पहरावा, ये सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो अवसर के अनुकूल होना चाहिए। इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो यही कह सकते हैं कि अवसर के अनुकूल, यानी आप अगर मान लीजिए अगर कोई इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, जहां रिपब्लिक डे या कोई इस तरह का अवसर है, एकता दिवस है या योग दिवस है। अब योग दिवस में आप रंग बिरंगे कुछ अच्छे चमकदार कोई कपड़े और कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आके करना करना अच्छा लगेगा। ऐसे ही कोई नेशनल लेवल का कोई फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है रादर, 26 जनवरी 15 अगस्त जैसा, तो वहां आपको बहुत ही गरिमा के साथ, कॉस्ट्यूम भी आपकी उसी गरिमा के अनुकूल होनी चाहिए। बेहतर है कि मतलब सिंपल हो पर डिग्निफाइड तरीका उसमें दिखना चाहिए आपके कॉस्ट्यूम में। आप कल्चरल कार्यक्रम कोई कर रहे हैं तो कल्चरल में भी आप स्टार नाइट कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप कलरफुल तड़क भड़क वाले कपड़े पहन लें, कॉस्ट्यूम पहन लें। लेकिन आप अगर फोक का कर रहे हैं, मान लीजिए, मैं ये सोचता हूं हमेशा कि फोक के जो बेसिकली फोक डांसेस और फोक म्यूजिक के प्रोग्राम है, देखिए वो उसमें जो आर्टिस्ट हैं बहुत सीधे सरल होते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, मोस्टली गरीब परिवारों से होते हैं, संघर्ष से निकल कर आए होते हैं। तो उनके आगे मैं कुछ भी ऐसा ना पहन के जाऊं या ऐसा दिखावा ना करूं कि बहुत महंगी मैंने अंगूठी पहनी, बहुत महंगी घड़ी पहनी, बहुत महंगा मैंने कॉस्ट्यूम पहना है। मुझे लगता है कि उनको मतलब उनको अच्छा फील नहीं होगा, या इससे उनके मन में कुछ और इस तरह की बात आए। तो मैं ऐसे प्रोग्राम में बहुत सिंपल सा, अच्छा सा, सुरुचिपूर्ण हो, लेकिन फोक के साथ कनेक्ट करता हुआ कोई ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ। इस तरह की चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है। जी ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप अपने विवेक से कर सकते हैं। और मैं चूंकि एक बात मानता हूं और कहता हूं, आप बहुत महंगे कपड़े और बहुत तड़क भड़क और बहुत मेकअप के साथ अगर आप स्टेज पे जाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें बेकार हैं। आप अगर पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर पाते या कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और उस भाव को संप्रेषित नहीं कर पाते हैं जिस भाव को संप्रेषित करने की अपेक्षा आपसे की जा रही है उस कार्यक्रम में, तो ये सब धरा रह जाता है, कोई काम नहीं आता, बेकार है। लोग मतलब हंसी उड़ाएंगे आपकी। तो सबसे जी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी संवेदनाएं और आपकी भावाभिव्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आप अच्छे से। और एक और चीज होती है कि जैसे मुझे लगता है कि सहजता आपकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है। मैंने अपने मामले में देखा है, बहुत से लोगों की जी अपनी अपनी शैलियां हैं, अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं मैं कहता कि बाकी नहीं अच्छी हैं, लेकिन मैंने कभी सोच के नहीं प्लान किया कि मुझे सहज होके करना है। अपने आप ही धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। मैं खुद इवॉल्व हुआ हूं दिनेश जी, लोगों की जी प्रतिक्रियाओं से, उनके अनुभवों से, उनके फीडबैक से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सहज रहें, सिंपल रहें और सहज रहें। और साथ में आप जो है, मतलब एक ना, दिल में सच्चाई होनी चाहिए आपकी, नहीं तो आपकी बातें झूठी लगती हैं। अगर आप जी बाय हार्ट चीजों को नहीं महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है कल्चर का, तो आप कल्चर पे जितना मर्जी भाषण दे जाएं, वो बेकार लगता है, बेमानी लगता है। एक जैसे मैं आप सूरजकुंड में क्राफ्ट फेयर लगता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, इंटरनेशनल लेवल का क्राफ्ट फेयर है। मैं 15 दिन वहां होता हूँ। नॉर्मली शुरू में जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने कहा था, अरे मैं पूरे दिन थोड़ी ना प्रोग्राम करूंगा, इतना नहीं मेरे से होगा। तो मुझे कहा गया कि चलो आप जितनी आपकी इच्छा हो, जितने घंटे आप संभाल लेना मंच, उसके बाद आप रेस्ट करना, जो आपको जितना आपका मन करेगा। तो मैं गया, तो मैं शुरू पहले साल जो मैंने किया 15 दिन के लिए जब बुलाया था, तो मैंने 2 घंटे का सुबह का प्रोग्राम किया, फिर लंच किया, रेस्ट किया, फिर शाम का किया, इस तरह से। फिर मैंने देखा कि लोग ना दोपहर में पूछते हैं, मुझे ढूंढते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है, मतलब पब्लिक में से, विजिटर्स में से। तो मैंने कहा 15 दिन अगर मैं रेस्ट नहीं करूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। जी वो इस उम्मीद में आते हैं कि वो सुनना चाहते हैं, या उनको अच्छा लगता है कि मैं किसी परफॉर्मेंस को अगर प्रेजेंट कर रहा हूं तो उनको अच्छा लगता है, तो मैं उस अच्छे के लिए, उनको उनकी खुशी और उनके सुख के लिए मैं इतनी छोटी सी बात का त्याग नहीं कर सकता। तो मेरा मन ही नहीं मानता था, मैं रेस्ट करना बंद कर दिया। मैं
सुबह भी, दोपहर में और शाम को भी। मतलब मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मान लीजिए सूरज कुंड मेले में सिर्फ इसलिए मैं डटा रहता हूँ, टिका नहीं रहता हूँ, डटा रहता हूँ कि लोग वहां जी ढूंढते हैं, पूछते हैं बीच में 1 घंटे के लिए भी कि अगर कहीं जाना होगा तो लोग कहेंगे अरे वो कहाँ गए। तो वो बहुत प्यार है लोगों का। और मैं इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रुप्स आते हैं, मुझे ये लगता है कि उनको एक खास जिम्मेदारी उनके प्रति हो जाती है कि मैं उनको बेहतर बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको कनेक्ट करना, अब देखिए एक फोक आर्टिस्ट है, आप मान लो आप हरियाणा का कोई गाने वाला है, रागनी का कलाकार है, गायक कलाकार है, वो हरियाणा में किसी जगह जाके कार्यक्रम कर रहा है तो उसको कनेक्ट होने की, करवाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। लोग उसको सुनने के लिए बेताब है, वो गाने के लिए बेताब है, वो सीधे शुरू होते ही कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो विदेशी जी कलाकार आए हुए हैं या अलग प्रदेशों से जो कलाकार आए हुए हैं, उन कलाकारों को यहाँ की ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उसके जी लिए उन कंट्रीज के बारे में जानकारी, अच्छा उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके उनके भाषा में 1-2 शब्द मैं पूछ पूछ के लिख लेता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए खुशामदीद बोलते हैं वैसे ज्यादातर सेंट्रल एशिया में, खुशामदीद मतलब वेलकम जैसे। तो अगर आप बोल देते हैं खुशामदीद, कहते हैं थैंक यू के उनके भाषा में कुछ बोल देते हैं, तो उनको इतनी खुशी होती है, ऐसी इतना मोटिवेशन होती है कि वो 2 दिन 4 दिन बाद हिंदी के गाने तैयार करके आके गा रहे होते हैं, ठीक है, हिंदी फिल्मों के डांस कर रहे होते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है और उनको लगता है कि हमारे देश के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो वो आप सोचिए एक छोटी सी चीज है, छोटा सा एफर्ट है, लेकिन ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को और भारत के प्रति जो छवि है, भारत के प्रति जो लोगों के मन में धारणाएं हैं, उनको कितना सकारात्मक और एक अच्छी दिशा दे पाती है ये चीजें। मेरी छोटा सा एक प्रयास मैं बता रहा हूँ। जी लेकिन वो जाते हैं तो जाके भी, मतलब फेसबुक पे पिछले कई सालों के कलाकार, कोई नाइजर से है, कोई ब्राजील से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई फिलीपींस से है, रशिया से है, लेबनान से, सब कनेक्टेड है फेसबुक पे आज भी। क्योंकि वो इस जी बात को बहुत थाईलैंड से हर साल, मतलब ये बहुत एक अलग तरह का अनुभव है दिनेश जी। और मुझे लगता है कि मैं ये अपने लिए जो खुशी होती है, लेकिन मैं सारी मेहनत करता हूँ, बहुत थकान वाली चीज होती है कि सुबह से आप रात तक लगातार बोल रहे हैं, स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये करता हूं तो इसको लाभ इसका मेले को भी मिलता है, खैर वो तो है ये बेसिक चीज, लेकिन देश की छवि को एक सार्थक रूप देने में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि वो आर्टिस्ट जाते हैं अपने देश में तो बात करते हैं वो इंडिया की, जी बहुत सारी बातें जी करते हैं। हम बहुत बढ़िया। और अंतिम प्रश्न से पहले एक प्रश्न मुझे जैनेंद्र जी याद आ गया है, और वो अच्छा। बड़ा जरूरी भी है, अन्यथा मेरे से भी और आपसे भी बाद में पूछा जाएगा। देखिए, पिताजी का योगदान रहा जैनेंद्र सिंह को यहाँ तक पहुंचाने में, लेकिन वर्तमान में श्रीमती जैनेंद्र सिंह का और बेटियों का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान होगा। मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि उनके योगदान के बिना आप इतना सब कुछ कर पाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए ये तो दो दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो अपनी सक्रिय योगदान भी होता है और एक निष्क्रिय योगदान भी होता है। निष्क्रिय योगदान का मतलब कि मैं अगर देखिए मैं, मेरे पास वही 24 घंटे का समय है और मैं उसमें कुछ समय और या कई बार काफी समय निकाल रहा हूँ इस काम के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए। तो काम तो वहां से, समय तो वहां से ले रहा हूं मैं। तो उस समय को लेने की वजह से कोई दिक्कत ना हो, तो इसमें सहयोग देना एक निष्क्रिय सहयोग है जो मैं मानता हूं कि मैं हमेशा बहुत मिला है। जो सक्रिय रूप से जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब हमेशा इनकरेज, मतलब ऐसा नहीं कभी कुछ क्रिटिसाइज किया हो इस काम के लिए कि क्यों करते हो ये सब, क्या करते हो, बल्कि पॉजिटिव रूप में देखें तो मेरी बेटियां जो है ना, वो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है। वो मेरी बहुत आलोचना करती है, तारीफ तो करती नहीं है वो। क्योंकि वो कहती है अरे इसमें क्या कह, तारीफ क्या है, मतलब ठीक है आप करते हो, अच्छा करते हो, ठीक है, इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब उनको कोई छोटी छोटी चीजें, कहीं कोई कमी उनको दिखती है, नजर आती है, तो बहुत बेबाकी से आपको वो कहती है कि नहीं पापा आपने ये चीज ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या इसको आप इतना इतना ये शब्द इस्तेमाल मत करो, या आप ऐसे कपड़े पहनो, या ऐसे, मतलब वो किसी भी चीज को लेकर वो मेरे से खुले हैं। तो मुझे कोई भी चीज, मेरी किसी भी रूप में कोई आलोचना है तो वो करती हैं। और जी ये बहुत किस्मत की बात होती है, क्योंकि दोस्तों मित्रों में ज्यादातर क्या होता है कि इतना हार्ड क्रिटिक कोई आपको मिलता नहीं है अपने परिचितों में। क्योंकि नॉर्मली आप लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया था, कमाल है, क्या बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो होती है ना,
उस कमी की तरफ इंगित करे कोई, ये बहुत बड़ा रोल होता है जिसका जो करता है, और ये इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है दिनेश जी। मैं बताऊं आपको, क्योंकि हम ना कई बार ये इस खुशफहमी में यार मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, मैं मतलब इसमें क्या है, जो करता हूं बहुत बढ़िया है। आप कई बार पता नहीं होता आपको, और आप धीरे धीरे कुछ कमियां डेवलप करते जाते हैं, और करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसके बाद उसमें सुधार नहीं हो पाता, या लोग आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि एंकर को जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बोलने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उसका काम है संक्षेप में अपनी बात को सार्थक और प्रभावशाली तरीके से वो पहुंचा दे, और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो अपना शुरू होगा, क्योंकि लोग उसको देखने के लिए सुनने के लिए आए हैं, मुझे देखने सुनने नहीं आए। तो लेकिन कई बार एंकर जो है वो ज्यादा बोलते हैं तो पब्लिक बोर होना शुरू हो जाती है। आप भले बहुत अच्छा बोलते हो, पर ज्यादा बोलेंगे तो वो अच्छा होना भी आपकी मतलब कमी हो जाती है, मतलब उसको अच्छे से रिसीव नहीं किया जाता। तो अब ये बात कौन बताएगा आपको कि यार आप ज्यादा बोलते हो, है ना। एक बहुत बेहतरीन बड़े एंकर थे चंडीगढ़ में, जिनके साथ मैं बहुत समय, मेरे सीनियर थे, उनके साथ मैं जाता रहता था उनके कार्यक्रमों में, बहुत शुरुआती दौर की बात बताऊं। तो मैं ऑडियंस में बैठा था, और वो मंच पे संचालन कर रहे थे, तो मेरे सामने 4-5 बच्चों का एक ग्रुप, मतलब यंगस्टर्स थे, उनका ग्रुप बैठा हुआ था। तो वो बहुत इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे लंबा। अब ये कहते यार बंद कब बंद करेगा, कब क्यों नहीं जा रहा। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि देखो मेरे मतलब इतना वो मेरे बड़े हैं, और सीखता हूं उनसे, लेकिन उनके बारे में ऐसे बोल रहे। पर मैंने एक चीज सोची कि देखो आप ऑडियंस में सही, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो तरीका गलत हो सकता है, पर है तो सही ना, कि ज्यादा बोलोगे तो पब्लिक बोर होगी या इरिटेट होगी, और अच्छा नहीं मानेगी उसको। तो ये छोटी छोटी चीजें कौन बताएगा आपको, छोटी चीजें हैं पर इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा आपको। तो ये क्रिटिक इस रूप में मतलब बहुत ज्यादा, तीनों की, मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ हैं, तो तीनों लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। और कुछ लोगों का जरूर, जैसे मैं देखिए, मैं जो रेडियो में प्रोफेशन में जिस तरह से कमेंट्री की जो शुरुआत है, डीपी मलिक साहब को श्रेय जाता है, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे इतने ऐसी परिस्थितियों में डाला, और उसके बाद तो मैं देश विदेश में सब जगह मैंने यात्राएं की कमेंट्री के लिए लेकर, बहुत बड़ा एक मतलब प्लेटफॉर्म मिला। लोग बहुत इज्जत से मानते हैं कि हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में आज की डेट में कमेंटेटर के तौर पे जैनंद सिंह का नाम है। दूसरी तरफ जो स्टेज में, मैं मानता हूँ कमल तिवारी जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स में, उन्होंने मुझे बहुत शेप दिया, मौके तो दिए, लेकिन देखिए आप मौका तो तभी देता कोई जब आप में काबिलियत हो, आप में करने की संभावना या क्षमता हो। तो उन्होंने वो अवसर भी दिया, मुझे शेप भी किया, गाइड भी किया बड़े भाई की तरफ, बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से। और उसकी वजह से मैं इन दोनों चीजों में, मुझे बाहर अगर मैं फील्ड में बात करूं तो ये 2 लोग, बाकी घर में दोनों बेटियां या वाइफ, इन लोगों का बहुत। और माँ बाप तो तारीफ ही करते हैं उनको तो हर चीज अच्छी लगती है। जी। तो जैनेंद्र जी, अब एक सामाजिक सी बात, क्योंकि हाँ आपने इतना सब कुछ देखा है, और समाज की जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आप या मैं या हम कोई भी इन परिस्थितियों से मतलब ऐसा नहीं है कि अवगत नहीं है। तो युवाओं जी। की जो स्थिति है, जिस तरह के तनाव से युवा गुजर रहे हैं, तो आपका लंबा चौड़ा अनुभव है इस तरह की परिस्थितियों से रूबरू होने का, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं तो दिनेश जी सही बताऊं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको, कि मैं आज के यूथ का फैन हूं। क्योंकि आज का यूथ जितना जागरूक है, जितना फोकस्ड है ना, उतने हम लोग नहीं थे। हम लोग तो ऐसी बेपरवाह थे, हमें कोई समझ नहीं थी चीजों की, चीजें अपने आप होती चली गई, रास्ते बनते गए, आगे बढ़ते गए, मेहनत करना आता था, समझदारी थी, जो भी था, सपोर्ट था फैमिली का। आज का यूथ जो है ना, वो ऐसा है कि वो अपनी इच्छा से चीजों को करना चाहता है, उसी चीज पर फोकस करके आगे बढ़ता है, वो जो वो करना चाहता है, और उसके लिए बहुत प्रतिबद्ध भी होता है, कमिटेड होता है उसके लिए वो। यहाँ तक कि फैमिली नहीं भी अगर सपोर्ट करना चाह रही है तो भी वो करना चाहता है, क्योंकि वो वोकल भी है आज। वो कह देता है कि मुझे तो यही करना है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, माँ बाप ने कह दिया ये नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। लेकिन आज वो कहता है कि मुझे आप सपोर्ट करें ना करें, पर मुझे करना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर ये चाहता हूं यूथ से, क्योंकि बहुत बार हमारा फोकस गलत हो जाता है, फोकस्ड है लेकिन फोकस गलत चीज पर हो जाता है हमारा। वो कैसे होता है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे लोग हैं
देश भर में है, मैं बताऊं आपको। और जो मुझे अब तो चूंकि फेसबुक पे या आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं से, उनकी वो बिना जाने समझे इस बात के लिए, क्योंकि एक ग्लैमर है, आपका एंकरिंग है, रेडियो में एंकरिंग है, टीवी पर एंकरिंग है, स्टेज पर एंकरिंग है, तो बिना इस बात को अपने को एनालाइज किए हुए, बिना अपना विश्लेषण किए हुए, ग्लैमर में बहकर वो ये चाहते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनका वो कहते हैं जी हमारा जीवन का मकसद ही यही है कि मुझे एंकर बनना है। पर एंकर बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, क्या वो हैं आप में? अब होता क्या है कि अब इसके लिए हम डायरेक्टली, मैं कभी भी मतलब मैं थोड़ा इस बात को बड़ी संवेदना से महसूस करता हूं कि हम किसी को कह दें कि नहीं तुम्हारे में काबिलियत नहीं है, तो उसको चोट पहुंचेगी, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। तो हम उसको इनडायरेक्टली ही सही समझाते हैं कि देखो इसके लिए ये चीजों की जरूरत होती है, पहले आप अपने को देखो, एनालाइज करो, अपने को ऑब्जर्व करो कि क्या इन इन पैरामीटर्स पे आप खरे उतरते हैं, क्योंकि अगर आप उन पे खरे उतरते हैं तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो एक तो ये कि फोकस, आप फोकस्ड हैं पर कई बार गलत फोकस हो जाता है। जी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जो जिसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं, मैं बताऊं दिनेश जी, उस जिम्मेदारी समाज की और परिवार की है, क्योंकि वैल्यूज के साथ उनका जो कनेक्ट है ना वो कम है। वैल्यूज के साथ मतलब मैं कहना इसलिए उस हिसाब से कहना चाहूंगा कि जैसे पहले हम, देखिए क्या होता है कि हम अपने फैमिली वैल्यूज होती हैं, फैमिली वैल्यूज में आपकी सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, हर तरह की वैल्यू आती है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो अलग चीजें हैं। आपकी सोशल वैल्यूज में क्या है कि अब आज जैसे वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सबके साथ, परिवेश में, मतलब उनके कनेक्ट होने का जो दायरा है वो बहुत सीमित हो गया। वो अपने दोस्तों मित्रों में कर सकते हैं पर रिलेटिव्स में नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं उनका कनेक्ट बन पाता है इस तरह से। आप पहले जो चीजें होती थी, देखिए घर घर में गीता या रामचरितमानस, रामायण, इन चीजों की बड़ी अहमियत थी, सभी धर्मों में है। मैं कोई ऐसा नहीं कि ये कहने का मतलब कि मैं कोई हिंदू धर्म की वो कर रहा हूं, हम किसी भी धर्म में होते हैं। अब आप उस धर्म में बल्कि बाकी धर्मों में इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता है, और परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव होता है इस बात के लिए कि आप चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, या इस तरह के तमाम हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनका डेली बेसिस पे आपको उनके साथ जुड़ना है। ये चीजें ना आपकी लाइफ में स्थिरता भी लाती हैं, धैर्य भी देती हैं, और एक दिशा भी देती हैं आपकी सोच को। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में हम लोगों का जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो कहीं ना कहीं अपने इन चीजों से कटता जा रहा है धीरे धीरे। इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम कंट्री जहां रामचरितमानस और रामायण की कथाएं पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ाई जाती ना। तो वहां जी। पढ़ाने का मतलब क्या है? वो देखिए, इंडोनेशिया के एजुकेशन मिनिस्टर आए थे कुछ साल पहले, और उनसे पूछा गया था कि भाई आपके यहाँ ये तो रामायण की कथाएं स्कूलों में पढ़ाई, पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं, रामचरितमानस पढ़ाया जाता है। वहां आप जकार्ता में जाएंगे तो वहां महाभारत से जुड़े हुए आपको चौराहों पे बड़े बड़े वो बुत मिलेंगे आपको। मैंने खुद देखा है जकार्ता में, जो सबसे प्रसिद्ध जो गीता का उपदेश देते हुए महाभारत के युद्ध में कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन जो है वो रथ पर सवार हैं युद्ध के लिए, वो इतना सुंदर भव्य बना हुआ वहां पे। तो वो कहते हैं कि देखिए बात यह है कि बात धर्म की नहीं है, बात बात वैल्यू की है। हम भी चाहते हैं कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का दर्शन जो है हमारे समाज में उस तरह के मर्यादा लेकर आए, या वो प्रेरणा बने। तो एक कितनी बड़ी बात थी, और ऐसा तमाम देशों में, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, यहाँ तक कि और कई सारे जो मतलब ऐसे देश जहां हिंदू धर्म को लेकर कोई वैसी वो नहीं आकर्षण, लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों को लेकर आकर्षण है, क्योंकि ये बेहतर इंसान बनने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो हम अपने समाज में उन चीजों से बच्चों को काटते हैं। पहले घरों में, आप तो बहुत अच्छी तरह से इन चीजों से जुड़े हैं कि घरों में बड़े बुजुर्ग भी होते थे, तो वो डेली शाम को, सुबह थोड़ा, सुबह भी ध्यान और कुछ चिंतन, कोई भजन, शाम को कोई आरती या कोई इस तरह के पाठ, या रामचरितमानस की दोहे चौपाइयां कुछ है जो, तो बचपन में अपने आप याद हो जाते थे हम लोगों को। अब हनुमान चालीसा याद है तो बचपन का याद है, अभी का याद नहीं है। अभी किसको याद होता है? लेकिन जी। तब डेली होती थी, शाम को आरती होती थी तो हम सब करते थे, तो दोहे चौपाइयां बहुत सारी याद होती थी। अब वो चीजें नहीं है। इसका नुकसान देखिए धर्म के हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से इसका नुकसान होता है, क्योंकि तब इन चीजों से वैल्यू आती थी आपके जीवन में।
अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। दूसरा वैल्यू का सिस्टम क्या था, जो लोग अनपढ़, मैं देश में ये मानता हूं, भारत में आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो पढ़े लिखे लोग बहुत मिल जाएंगे। एक समय था जब बिल्कुल अनपढ़ थे लोग, जिनको गंवार कहते थे लोग, लेकिन वैल्यू के मामले में वो बहुत समृद्ध थे, क्योंकि जो लोक परंपराएं थी, हमारे लोकगीत थे, लोक संगीत था, लोक नृत्य थे, ऐसी लोक परंपराएं, उनमें रामायण के प्रसंग, रामचरितमानस के प्रसंग, महाभारत के प्रसंग, ये आपको सभी में मिलेंगे। पूरी की पूरी कथा मिलेगी उपनिषदों से। छाऊ जैसी परंपरा नृत्य की हैं, आपके उपनिषदों, अलग अलग पुराणों की कथाओं को इतने खूबसूरत ढंग से उसमें परंपरा में समाहित कर दिया गया है। कबीर की वाणी को, मालवा में पूरी परंपरा, एक समृद्ध परंपरा कबीर गायन की, तो कबीर को किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कबीर के वाणी और उनके विचार के बारे में सब जानते हैं। तो ये चीज होती है कि ये चीजें आपको जीवन में ना सलीका, जीने का सलीका देती हैं, जीने की के लिए राह दिखाती हैं। ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए इनको मुझे लगता है, मैं नहीं कहता कि भाई थोपना ही है, लेकिन एक माहौल हमें बनाना चाहिए कि इन चीजों को भी जोड़े रखना जरूरी है यूथ जी। को आज के। तो आप देखिए यूथ में एनर्जी है, वो फोकस्ड है, बहुत मेहनत करता है, बहुत उसको इंटेलिजेंट है, लेकिन जब वो नहीं अचीव कर पाता अपने उस गोल को जिसको लेकर वो फोकस्ड है, तो उसके जीवन में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है। उस चीज को मैनेज कैसे करेंगे आप? उसको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई है हथियार, कोई चीज है, कोई आधार है? वो यही चीजें हैं जो आपको कहती है कि ठीक है, अरे यार नहीं लिखा होगा, चलो ठीक है, मैं मतलब अपने को संयम, धैर्य, साहस, दृढ़ता, ये चीजें हैं, लेकिन जो एक फेल्योर के टाइम में आप कैसा रिएक्ट करते हैं या कैसा एक्ट करते हैं, ये चीजें हमें इन्हीं चीजों से सिखाती हैं, बैलेंस रखती हैं हमारी विचार को और सोच को। वरना आप बिखर जाते हैं, फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, फिर घर में या सोसाइटी में रिफ्ट शुरू हो जाती है, आप रिएक्ट करते हैं, ओवर एक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप, आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, पर अब फोकस जो था, जिस चीज को, लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, तो अब वो चीजें कहीं नेगेटिव दिशा में जाकर निकल रही हैं। इसीलिए समाज में हम देखते हैं कि इतनी सारी जो विकृतियां भी बहुत बार दिखती हैं। आखिर वही हुआ, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, पर वही हुआ फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, बहुत सारे अपने को नुकसान पहुंचा रहा है या सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें एक समाज के तौर पर बहुत आवश्यक है दिनेश जी, कि हम मॉडर्न होने के नाम पर अपनी इन थातियों, परंपराओं, विरासतों को त्यागे नहीं। उनको भले आज के अनुरूप आप करें, नहीं कहते कि आप बिल्कुल उसी ढंग से पहले जैसे होता था। अच्छा, चूंकि आज एक न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, घर में बड़े बुजुर्ग अलग रह रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो इस वजह से भी बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हुई हैं, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। देखिए, इसी में हमें बैलेंस करके, संतुलित करके करना पड़ेगा। जी। तो जैनेंद्र जी, इतने बड़े विस्तार से अपने जीवन के बारे में आपने बड़ा खुल के बताया, जो हमारे दर्शकों के लिए भी और सब मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि सामाजिकता के बारे में भी अच्छी खासी चर्चा हमारी हुई। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना समय दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दिनेश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके लिए और उन सब के लिए जो इस समय हम सबसे जुड़े हैं। उनका स्नेह ही सबसे बड़ी ताकत होती है और वो मिलता रहेगा, मुझे ये पक्का विश्वास है। बहुत बहुत आभार आपका।